नाजरीन आदाब, मैं डॉक्टर अमीन अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल। आज के इस वीडियो प्रोग्राम में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के हमारे इस वीडियो लेसन का टॉपिक है शख्सियत, माना और तसव्वुर, यानी पर्सनैलिटी, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। इस वीडियो सबक के बाद आप शख्सियत के माना बता पाएंगे, शख्सियत के तसव्वुर से वाकिफ़ हो जाएंगे, शख्सियत की तारीफ़ को पेश कर सकेंगे। इसके अलावा शख्सियत की खुसूसियात और फितरत को आप लोग समझ जाएंगे। शख्सियत को कौन से अवामिल मुतासिर करते हैं, इनसे आप वाकिफ़ हो जाएंगे, और शख्सियत की पैमाइश के कौन से तरीक़े हैं, इन सब को आप बखूबी समझ जाएंगे। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जामा मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, हमारे रवैये, जज्बात और ख़यालात से है। ये मौजू है शख्सियत। ये ऐसा वर्ड है शख्सियत, यानी कि पर्सनैलिटी, जिसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं और हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर किया होगा। मिसाल के तौर पर हम किसी शख्स को देखते हैं तो अमूमन ये बोलते हैं कि उस शख्स की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उस शख्स की पर्सनैलिटी बहुत शानदार है। और जब हम ये वर्ड बोलते हैं, ये जुमले बोलते हैं, तो हमारा मतलब इससे पूरी तरह से उसकी ज़ाहिरी शख्सियत, ज़ाहिरी खुसूसियात पर होता है। यानी कि ज़ाहिरी तौर पर वो शख्स कैसा नज़र आ रहा है, उसी को देखते हुए हम लोग कहते हैं कि उसकी शख्सियत बहुत शानदार है। लेकिन नफ्सियात में शख्सियत सिर्फ़ ज़ाहिरी शक्ल सूरत तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक जामे इस्तिलाह है जो इंसान के रवैये, ख़यालात, जज्बात, आदात और ज़हनी रुझानात को बयान करती है। शख्सियत एक वसी और पेचीदा तस्वुर है जो इंसान की मजमूई शनाख्त और उसके इनफरादी खुसूसियात को बयान करता है। शख्सियत ज़माने कदीम से ही माहिरीन के बीच दिलचस्पी का मौजू रहा है और शख्सियत की तश्कील में 3 अहम अवामिल कारफरमा होते हैं। पहला है जीनियाती, दूसरा तस्वुर है माहौलियाती और तीसरा तस्वुर है तजुर्बाती। शख्सियत के मुताले की तारीख़ कदीम ज़माने तक जाती है। कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों जैसे सुक़रात, अफ़लातून और अरस्तू ने शख्सियत को इंसानी फितरत और अखलाक़ियात के तनाज़ुर में देखा। बाद में नफ्सियात के माहिरीन जैसे सिगमंड फ्राइड हैं, कार्ल यंग, B.F. स्किनर, रेमंड कैटल, इन सब ने शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ की और उसकी तफ़हीम को मज़ीद वुसाअत अता की। आज शख्सियत का मुताला मुख्तलिफ़ नफ्सियाती नज़रियात और साइंसी तहक़ीक़ की रोशनी में किया जाता है, जिसमें शख्सियत की अक़साम, उसके अज्ज़ा और उसकी तश्कील में किरदार अदा करने वाले अवामिल को जानने की कोशिश की जाती है। माहिरीन नफ्सियात ने शख्सियत की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें पेश की हैं। कुछ माहिरीन शख्सियत को वो मुनफरिद तर्ज़ अमल और जज्बाती रद्द अमल करार देते हैं जो हर फ़र्द को दूसरे से मुमताज़ करते हैं, जैसे कि गॉर्डन अल्पोर्ट। जबकि दीगर माहिरीन का कहना है कि शख्सियत दरअसल वो अंदरूनी और बैरूनी खुसूसियात हैं जो एक फ़र्द की सोच, फ़ैसलों और रवैये पर असरअंदाज होती हैं। मिसाल के तौर पर सिगमंड फ्राइड और कार्ल रॉजर्स। शख्सियत की तश्कील में 3 अहम अवामिल कारफरमा होते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जीनियाती, माहौलियाती और तजुर्बाती। अब ये जो जीनियाती अवामिल हैं, ये वो खुसूसियात हैं जो वालिदैन से विरासत में मिलती हैं, जैसे मिजाज, ज़हानत और जिस्मानी साख्त। माहौलियाती अवामिल में ख़ानदान, दोस्त, तालीमी पस मंज़र और सकाफ़ती असरात शामिल होते हैं जो एक फ़र्द के रवैये और सोचने के अंदाज़ को मुतासिर करते हैं। तजुर्बाती अवामिल वो हालात और वाक़यात हैं जो किसी शख्स की ज़िंदगी में पेश आते हैं और उसकी शख्सियत पर गहरे नक़ूश छोड़ जाते हैं। एक मुतवाज़िन और मज़बूत शख्सियत रखने वाला इंसान न सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है, बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक मुस्बत मिसाल बनता है। आइए अब शख्सियत के माना को समझते हैं कि शख्सियत का जो लफ्ज़ है, इसके क्या माना होते हैं। शख्सियत के लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ पर्सनैलिटी इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम लोग उर्दू में शख्सियत बोलते हैं, उसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान में शख्सियत के लिए पर्सनैलिटी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और शख्सियत दर हकीकत इसी पर्सनैलिटी का उर्दू तर्जुमा है। और जो पर्सनैलिटी लफ्ज़ अंग्रेज़ी का है वो निकला है परसोना से। परसोना लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मास्क, मुखौटा या किसी अदाकार का किरदार है। दर हकीकत कदीम रूमी थिएटर में परसोना एक हकीकी मास्क होता था जो मुख्तलिफ़ किरदारों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता था। वसी माना में देखा जाए तो शख्सियत जीनियाती, माहौलियाती, समाजी और सकाफ़ती अवामिल के मजमूए का नाम है। आइए अब
जो माना इसके अभी हमने पेश किए उनको हम लोग तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। शख्सियत का लफ्ज़ परसोना से माखूज़ है। इसका बुनियादी मफ़हूम एक मखसूस शनाख्त या पहचान से वाबस्ता है। इब्तिदा में ये इस्तिलाह सिर्फ़ अदाकारों के लिए मखसूस थी, लेकिन बाद में ये इंसानी नफ्सियात और समाजी शनाख्त का अहम जुज़्व बन गई। शख्सियत दर हकीकत किसी फ़र्द के रवैये, आदात और तर्ज़ फ़िक्र का आइनादार होती है। परसोना का मतलब लातीनी ज़बान में मास्क या मुखौटा होता है, जो कदीम रूमी थिएटर में अदाकारों के चेहरों पर मखसूस किरदारों को पेश करने के लिए पहना जाता था। वक्त के साथ इस लफ्ज़ का मफ़हूम वसी हो गया और ये उन तमाम पहलुओं का इहाता करने लगा जो किसी फ़र्द की शनाख्त और उसके समाजी किरदार को वाज़ेह करते हैं। आज भी शख्सियत को देखा जाए तो एक किस्म के नकाब से तशबीह दी जाती है जो मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ नज़र आती है। अक्सर मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि ये तो मुख्तलिफ़ शख्सियतें हैं इसकी, एक नहीं कई शख्सियतें हैं इसकी, मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ का मालिक है ये शख्स। इस तरह मिसाल के तौर पर बोला जाता है। वक्त गुजरने के साथ परसोना की इस्तिलाह का मतलब सिर्फ मास्क तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये फ़र्द की ज़ाहिरी और बातिनी खुसूसियात के लिए भी इस्तेमाल होने लगी। अब ये लफ्ज़ इस रवैये, आदात, जज्बात और ख़यालात का मजमूआ ज़ाहिर करता है जो किसी इंसान को दूसरे के सामने नुमाया करता है। हर फ़र्द की शख्सियत एक मुनफरिद इम्तिज़ाज रखती है जो उसके रवैये और तर्ज़ ज़िंदगी की अक्कासी करती है। वसी माना में देखा जाए तो शख्सियत जीनियाती, माहौलियाती, समाजी और सकाफ़ती अवामिल के मजमूए का नाम है। शख्सियत एक पेचीदा मज़हर है जो न सिर्फ फ़ितरी और जीनियाती अवामिल बल्कि समाजी, माहौलियाती और सकाफ़ती अनासिर से भी मुतासिर होती है। फ़र्द की परवरिश, उसका माहौल, तालीमी पस मंज़र, सकाफ़ती असरात और मुआशरती तजुर्बात ये सब मिलकर उसकी शख्सियत की तश्कील करते हैं। शख्सियत एक मुस्तकिल इर्तिकाई अमल है जो वक्त और तजुर्बात के साथ तब्दील होता रहता है और किसी फ़र्द की इनफरादियत का मज़हर बनता है। अभी तक हमने देखा कि शख्सियत जो लफ्ज़ है उसके क्या माने होते हैं, उसको तफसील से समझने की कोशिश की हमने। अब देखते हैं कि शख्सियत को लोगों ने, मुख्तलिफ़ माहिरीन ने कैसे डिफ़ाइन किया है। फ्रेडनबर्ग ने कहा कि शख्सियत पेचीदा खुसूसियात का एक मुस्तहकम निज़ाम है जिसके ज़रिए फ़र्द की तर्ज़ ज़िंदगी की पहचान की जा सकती है, जबकि वैलेंटाइन ने कहा कि शख्सियत खुदादाद और तहसीली जिबिल्लतों का मजमूआ है। दूसरी तरफ माहिर नफ्सियात ऑलपोर्ट के मुताबिक शख्सियत फ़र्द के उन नफ्सी व तबई उज़्व का मुतहर्रिक निज़ाम है जो कि फ़र्द का उसके माहौल के साथ मुनफरिद मुताबिकत को मुतय्यन करता है। B.F. स्किनर के लफ्ज़ों में शख्सियत सीखे हुए तर्ज़ अमल के उन नमूनों का एक मजमूआ है जो माहौल के ज़रिए हासिल किए जाते हैं और बरकरार रखे जाते हैं, जबकि हेंस आइसेंक के मुताबिक शख्सियत किसी फ़र्द के किरदार, मिजाज, जहन और जिस्मानी साख्त की वो मुस्तहकम और देरपा तंजीम है जो माहौल के साथ उसके मुनफरिद रद्द अमल का तयन करती है। अब जो तारीफ़ात मैंने आपके सामने पेश की हैं, इन सभी तारीफ़ात का मजमूई तौर पर जायज़ा लें तो ये साफ़ होगा कि शख्सियत जो है ये एक पेचीदा और कसीरुल जिहती तसव्वुर है जिसे मुख्तलिफ़ माहिरीन नफ्सियात ने अपने नज़रियात की रोशनी में बयान किया है। कुछ माहिरीन जैसे फ्रेडनबर्ग ने शख्सियत को एक मुस्तहकम निज़ाम करार दिया जो फ़र्द के तर्ज़ ज़िंदगी की अक्कासी करता है, जबकि वैलेंटाइन ने इसे फ़ितरी और सीखे गए अवामिल का मजमूआ समझा। ऑलपोर्ट के मुताबिक शख्सियत एक मुतहर्रिक निज़ाम है जो फ़र्द को उसके माहौल से हम आहंग करता है, जबकि B.F. स्किनर ने इसे सीखे गए तर्ज़ अमल के नमूनों का एक मजमूआ करार दिया है। हैंस आइजेंक ने शख्सियत को एक ऐसी देरपा और मुस्तहकम तंजीम के तौर पर बयान किया जो फ़र्द के किरदार, मिजाज, ज़हानत और जिस्मानी साख्त पर मुश्तमिल होती है और उसके मुनफरिद रद्द अमल को तश्कील देती है। इन तमाम तारीफ़ात से ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि शख्सियत सिर्फ़ फ़र्द की फ़ितरी सलाहियतों या सीखे गए तजुर्बात तक महदूद नहीं, बल्कि उसमें नफ्सियाती, जिस्मानी, बरतावी और माहौलियाती अवामिल भी शामिल होते हैं। ये एक मुसलसल तरक्की पजीर अमल है जो फ़र्द की इनफरादी पहचान और समाजी ज़िंदगी में उसके रवैये की बुनियाद रखता है। अब देखते हैं कि शख्सियत का कॉन्सेप्ट क्या है, शख्सियत का तसव्वुर क्या है। शख्सियत किसी फ़र्द की ज़ाहिरी व बातनी खुसूसियात का एक मजमूआ है। शख्सियत में कोई एक पहलू शामिल नहीं होता, बल्कि फ़र्द की ज़ाहिरी खुसूसियात भी होती हैं जो हमें नज़र आती हैं, बातनी खुसूसियात भी होती हैं जो उसके बर्ताव से पता चलती हैं। इन दोनों का एक मजमूआ है, उसी को हम शख्सियत कहते हैं।
वसी तसव्वुर में इससे मुराद ख़यालात, एहसासात और तर्ज़ अमल के मुनफरिद मजमूए हैं जो किसी फ़र्द की खसूसियत को ज़ाहिर करते हैं। अगर हम शख्सियत को गहराई से देखें तो मालूम होगा कि ये दो बुनियादी अज्जा पर मुश्तमिल होती है। पहला है मौरूसी खसूसियात। ये वो फितरी अनासिर हैं जो किसी फ़र्द को पैदाइशी तौर पर हासिल होते हैं, यानी कि पैदाइश के साथ ही उसकी शख्सियत में ये अनासिर शामिल होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? इसमें ज़हानत, जिस्मानी साख्त, मिजाज और कुछ हद तक रवैये भी शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर माहिर नफ्सियात हैंस आइसेंग के मुताबिक शख्सियत एक मुस्तहकम और देरपा तंजीम है जो फ़र्द के किरदार, मिजाज, ज़हन और जिस्मानी साख्त पर मुश्तमिल होती है। इस तारीख़ की रोशनी में हमें पता चलता है कि कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो बच्चा पैदाइश के साथ लेकर आता है दुनिया में। इक्तसाबी तर्ज़ अमल, ये वो अनासिर हैं जो फ़र्द अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात, माहौल और तरबियत से सीखता है। B.F. स्किनर के मुताबिक शख्सियत बुनियादी तौर पर सीखे गए तर्ज़ अमल का मजमूआ है जो माहौल से मुतासिर होता है और बरकरार रखा जाता है। यानी अगर किसी को बचपन में मुस्बत माहौल मिला हो तो उसकी शख्सियत में खुद एतमादी और खुशमिजाजी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, जबकि मनफी तजुर्बात शख्सियत पर मुख्तलिफ असर डाल सकते हैं। किसी के घर में अगर बहुत खुशी का माहौल हो, अच्छे ताल्लुकात हों वालिदैन के, तो बच्चा भी मुस्बत ख़यालात के साथ बड़ा होता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ जिस घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हों, मारपीट होती हो, गाली गलौज होते हों, तो बच्चा बड़ा होकर वही सब आदात अपने अंदर शामिल कर लेता है और मनफी ख़यालात के साथ वो बच्चा अपनी ज़िंदगी गुजारता है। शख्सियत सिर्फ़ एक जामिद कैफियत नहीं है, बल्कि ये एक मुतहर्रिक और तरक्की पजीर अमल है। बचपन में जो शख्सियत तश्कील पाती है वो जवानी और अधेड़ उम्र में मुख्तलिफ़ तजुर्बात के नतीजे में बदल सकती है। शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को समझने के लिए माहिरीन नफ्सियात ने मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए हैं। कुछ माहिरीन जैसे कि गॉर्डन अल्पोर्ट ने शख्सियत को एक मुतहर्रिक नफ्सियाती और जिस्मानी निज़ाम करार दिया है जो फ़र्द को उसके माहौल से हम आहंग करता है। वैलेंटाइन के मुताबिक शख्सियत फितरी और सीखे हुए दोनों अवामिल का मजमूआ है, यानी कि जो फितरी तौर पर बच्चा अपने साथ लेके आता है दुनिया में वो, और जो दुनिया में आके सीखता है जो खुसूसियात, उन सारे अवामिल का मजमूआ इंसान की शख्सियत है जो इंसान के मजमूई तर्ज़ ज़िंदगी को मुतासिर करता है। इसी तरह फ्रेडनबर्ग शख्सियत को एक मुस्तहकम निज़ाम करार देते हैं जो किसी फ़र्द के तर्ज़ ज़िंदगी को मुतय्यन करता है। इस तरह मजमूई तौर पर शख्सियत एक पेचीदा मगर दिलचस्प मौजू है जो इंसान के रवैये और समाजी ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा करती है। ये एक मुस्तकिल तरक्की पजीर अमल है जिस पर वरासत, सीखने के अवामिल और माहौल का गहरा असर होता है। लिहाजा शख्सियत की नशोनुमा और बेहतरी के लिए मुस्बत रवैये अपनाना, खुद आगाही हासिल करना और मुसलसल सीखने की जुस्तजू रखना ज़रूरी है। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि शख्सियत की फितरत और खुसूसियात क्या होती हैं, यानी कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहली इसकी फितरत ये है कि हर फ़र्द की शख्सियत मुनफरिद व मुख्तलिफ होती है। कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। दो अफराद का एक दूसरे में किसी न किसी बुनियाद पर तज़ाद होता ही है। अब चाहे वो ज़ाहिरी तज़ाद हो, ज़ाहिरी फ़र्क हो उनके दरमियान, या फिर वो बातनी भी हो सकता है। दूसरी खासियत इसकी ये है कि फ़ितरत के लिहाज से शख्सियत की खुसूसियात फ़र्द में मुस्तकिल होती हैं। फ़ितरी तौर पर देखा जाए तो कुछ खुसूसियात जो वो ले करके दुनिया में आता है इंसान, वो परमानेंट होती हैं, वो बदलती नहीं हैं। समाजी तामुलात फ़र्द की शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। सोशल इंटरेक्शन जो है वो इंसान की शख्सियत को मुतासिर करता है। इसी तरह इसकी एक और ख़ासियत है कि शख्सियत की नशो व नुमा तवारुस और माहौल पर मुनहसर करती है। शख्सियत का जो डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी का, वो डिपेंड करता है दोनों पर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। शख्सियत कसीरुल जहती होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं शख्सियत के। शख्सियत मुख्तलिफ़ खूबियों और अहलियतों का मजमूआ है। बहुत सारी खूबियाँ और सलाहियतें जो हैं उन्हीं से मिलती है, उन्हीं से मिल करके बनती है हमारी शख्सियत। शख्सियत की नशो व नुमा ताउम्र जारी रहती है। ऐसा नहीं है कि शख्सियत एक मखसूस वक्त तक पहुँचने के बाद इसका डेवलपमेंट रुक जाता है या इसकी नशो व नुमा मुकम्मल हो जाती है, ऐसा नहीं है, बल्कि ताउम्र जारी रहता है। पूरी ज़िंदगी इंसान की शख्सियत में बदलाव आते रहते हैं। अब आइए इन सब को, जो भी खुसूसियात हमने अभी पेश करी,
उनको हम तफसील के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हर फ़र्द की शख्सियत, जैसा कि कहा गया, कि मुनफरिद होती है। हर इंसान अपनी शख्सियत के लिहाज से दूसरे से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हर शख्स के ख़यालात और बर्ताव एक दूसरे से जुदा होते हैं। ये इनफरादियत जीनियाती अवामिल, ख़ानदानी परवरिश और समाजी तजुर्बात की बुनियाद पर बनती है। दो अफराद एक जैसे हालात में भी एक जैसा रिएक्शन नहीं देते, एक जैसा रद्द अमल नहीं देते वो लोग, क्योंकि हर एक की शख्सियत का ढांचा मखसूस और यगाना होता है, बहुत ही स्पेसिफिक और यूनिक होता है। फितरत के लिहाज से देखा जाए तो शख्सियत की खुसूसियात फ़र्द में मुस्तकिल होती हैं। शख्सियत की कई बुनियादी खुसूसियात पैदाइशी तौर पर फ़र्द में मौजूद होती हैं और वक्त के साथ ज़्यादातर मुस्तकिल रहती हैं। जैसे किसी का मिजाज नरम हो या सख्त, वो ज़िंदगी भर अमूमी तौर पर ऐसा ही रहता है। अगरचे कुछ पहलू तब्दील हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी खदोखाल वही रहते हैं जो इंसान के जज्बात, सोचने के अंदाज़ और फ़ैसला साजी पर असरअंदाज होते हैं। समाजी तामुलात फ़र्द की शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। सोशल इंटरेक्शन जो इंसान का होता है वो उसकी शख्सियत पर गहरा असर डालता है। शख्सियत सिर्फ मौरूसी नहीं होती, यानी कि तवारुस के ज़रिए, हेरिडिटी के ज़रिए नहीं सिर्फ मिलती, बल्कि समाजी माहौल में भी उसे तश्कील मिलता है। इंसान जब मुख्तलिफ़ लोगों से मेल जोल रखता है तो उनकी सोच, बर्ताव का असर उसकी शख्सियत पर पड़ता है। ख़ानदान, दोस्त, तालीमी इदारे, काम की जगह और समाजी हालात इंसान के तर्ज़ फ़िक्र और रवैये में तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं, जो उसकी शख्सियत को निखारते भी हैं और बदलते भी हैं। शख्सियत की नशो व नमा तवारुस और माहौल पर मुनहसर करती है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसकी नशो व नमा, शख्सियत का डेवलपमेंट दोनों पर डिपेंड करता है। शख्सियत की तामीर में वरासती अवामिल और ख़ारजी माहौल दोनों अहम किरदार अदा करते हैं। वालिदैन से मिलने वाली जीनियाती खुसूसियात मिजाज और सलाहियतों का तयन तो करती ही हैं, साथ ही तालीम व तरबियत, सकाफ़ती असरात और समाजी तजुर्बात शख्सियत को मज़ीद संवारते हैं। मुस्बत और मुआविन माहौल शख्सियत की तरक्की में मदद देता है, जबकि अगर वही माहौल मनफी हो तो बाज़ औक़ात शख्सियत में पेचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं। यानी कि अगर मनफी माहौल मिले तो शख्सियत उसकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इंसान की। शख्सियत कसीरुल जहती होती है। शख्सियत कोई यकरुखा पहलू नहीं है, एक पहलू नहीं होता शख्सियत का, बल्कि मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुश्तमिल एक पेचीदा ढांचा होता है। इसमें जज्बाती, समाजी, फ़िक्री, अखलाक़ी और नफ्सियाती पहलू शामिल होते हैं। इंसान मुख्तलिफ़ मौक़े पर अपनी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं का इजहार करता है। मसलन कोई फ़र्द पेशेवराना ज़िंदगी में संजीदा होता है, जबकि ज़ाती ज़िंदगी में खुश मिजाज। ऐसे इंसान आपको मिलेंगे, ऐसे अफराद मिलेंगे जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही सीरियस होते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो बहुत ही खुश मिजाज, हंसी मजाक करने वाले होते हैं। ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो तनव्वु है, ये शख्सियत की गहराई और पेचीदगी को ज़ाहिर करता है। यानी कि इंसान की शख्सियत इतनी आसान चीज़ नहीं है, उसको समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पेचीदा होती है। शख्सियत मुख्तलिफ़ खूबियों और अहलियतों का मजमूआ है। हर शख्स की शख्सियत मुख्तलिफ़ खूबियों, सलाहियतों और कमज़ोरियों का एक इम्तिज़ाज होती है, एक कॉम्बिनेशन होती है। किसी में कायदाना सलाहियतें ज़्यादा होती हैं तो किसी में तख्लीकी ज़हन होता है, तो किसी में हमदर्दी और रहमदिली नुमायाँ होती है। ये तमाम खुसूसियात मिलकर फ़र्द की मजमूई शख्सियत की तश्कील करती हैं और उसे मुनफरिद बनाती हैं। हर इंसान में मुख्तलिफ़ सलाहियतें मौजूद होती हैं जिन्हें दुरुस्त रहनुमाई से निखारा जा सकता है। शख्सियत की नशो व नमा ताउम्र जारी रहती है। जैसा कि कहा गया कि शख्सियत कोई जामिद चीज़ नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में इर्तिका पजीर रहती है। तजुर्बात, इल्म, मुशाहिदात और हालात के मुताबिक फ़र्द के बर्ताव और ख़यालात में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू नुमायाँ होते हैं। सीखने और ख़ुद को बेहतर बनाने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है, जो शख्सियत को मज़ीद मुतवाज़िन और मज़बूत बनाता है। आइए अब देखते हैं कि शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले कौन से अवामिल होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनको दो जगह तकसीम किया जा सकता है। एक है हयातियाती अवामिल, दूसरा है माहौलियाती अवामिल। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ एनवायरनमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे हयातियाती अवामिल हैं, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। पहला है इसमें तवारुस, दूसरा है आसाबी निज़ाम, तीसरा है जिस्मानी बनावट, चौथा है एंडोक्रीन गुदूद। इसी तरह माहौलियाती अवामिल को देखें तो उसमें घर या ख़ानदान, स्कूल,
मुआशरा, कामयाबी या नाकामी, इब्तदाई तजुर्बात और सकाफ़ती असरात हैं। आइए सबसे पहले हम लोग हयातियाती अवामिल में तवारुस, आसाबी निज़ाम, जिस्मानी बनावट, एंडोक्रीन गुदूद को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तवारुस का मतलब वो जीनियाती खसूसियात हैं जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं। इंसान की जिस्मानी बनावट, ज़हानत, मिजाज और कुछ नफ्सियाती रुझानात जीनियाती तौर पर मुतय्यन होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी फ़र्द के वालिदैन ज़हीन हैं, क्रिएटिव हैं, तो वो ज़हानत और तख्लीकियत बच्चे में भी पाई जाएगी। इसी तरह कुछ अफराद में जारहियत या तहम्मुल का उन्सुर भी जीनियाती बुनियादों पर मजबूत हो सकता है। हालांकि ये अवामिल माहौलियाती असरात के तहत तब्दील भी हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें तवारुस में मिली बच्चे को वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वैसे ही रहें। वक्त, हालात और माहौल के मुताबिक उसमें बदलाव भी आ सकता है, उसके मिजाज में तब्दीली भी आ सकती है। इसी तरह बायोलॉजिकल फैक्टर में आसाबी निज़ाम, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आसाबी निज़ाम इंसानी शख्सियत पर बहुत गहरा असर डालता है, जैसे कि दिमाग की साख्त, न्यूरॉन्स की फ़ालियत और दिमागी केमिकल्स जैसे डोपामीन और सेरोटोनिन शख्सियत की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर किसी शख्स का आसाबी निज़ाम ज़्यादा मुतहर्रिक है, बहुत फ़ाल है, तो वो ज़्यादा हसास और जल्द रद्द-ए-अमल देने वाला हो सकता है, जबकि एक कम मुतहर्रिक आसाबी निज़ाम रखने वाला फ़र्द ज़्यादा पुरसकून और तहम्मुल मिजाज होगा। इसको मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग दबाव की सूरत में घबराहट का शिकार हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उन पे, तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जबकि कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जो मुश्किल हालात में भी पुरसकून रहते हैं और उस मसले को घबराने के बजाय बहुत ही सुकून की कैफियत में हल करने की कोशिश करते हैं। और जो ऐसे अफराद होते हैं उनका आसाबी निज़ाम बहुत ही मज़बूत होता है और जैसा उनका आसाबी निज़ाम होता है उसी के मुताबिक उनका बर्ताव होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर में एक अहम फैक्टर है जिस्मानी बनावट। जिस्मानी साख्त किसी फ़र्द की शख्सियत पर नुमायाँ असर डाल सकती है और शख्सियत की ये ज़ाहिरी कैफियत भी है। लंबे, मजबूत और सेहतमंद अफराद आम तौर पर ज़्यादा खुद एतमादी का मुज़ाहरा करते हैं, जबकि जिस्मानी कमज़ोरी या माजूरी रखने वाले अफराद में खुद एतमादी की कमी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई खिलाड़ी है जिसकी जिस्मानी बनावट मजबूत है, तो वो ज़्यादा पुरअज़्म, खुद एतमादी और हौसलामंदी का मुज़ाहरा कर सकता है, जबकि एक नहीफ़ और कमज़ोर जिस्म रखने वाला फ़र्द ज़्यादा मोहतात होगा और शर्मीला होगा। एंडोक्रीन गुदूद, एंडोक्रीन ग्लैंड्स, ये भी एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जो शख्सियत पर असरअंदाज होता है। एंडोक्रीन गुदूद मुख्तलिफ़ हार्मोनी मवाद पैदा करते हैं जो शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर एड्रीनलिन हार्मोन ज़्यादा हो तो इंसान ज़्यादा मुतहर्रिक और बेचैन हो सकता है, जबकि थेरोक्सिन की कमी सुस्ती और ज़हनी कमज़ोरी का बाइस बन सकती है। इसी तरह टेस्टोस्टेरॉन की सतह ज़्यादा हो तो एक फ़र्द ज़्यादा जारहाना या हौसलामंद हो सकता है। हार्मोनी तवाज़ुन की कमी से मूड स्विंग, ज़हनी दबाव और जज्बाती बेचैनी जैसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से माहौलियाती अवामिल यानी कि एनवायरनमेंटल फैक्टर्स फ़र्द की शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। इसमें सबसे पहला है घर या ख़ानदान। घर और ख़ानदान बच्चे की इब्तदाई तरबियत और शख्सियत की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। जैसे कि वालिदैन की मोहब्बत, तवज्जो और परवरिश का तरीक़ा बच्चे की खुद एतमादी, जज्बाती इस्तेहकाम और रवैये पर असरअंदाज होता है। अगर किसी बच्चे की परवरिश मोहब्बत और एतमाद के माहौल में की जाए तो वो ज़्यादा खुश नज़र आएगा, वो ज़्यादा खुश मिजाज होगा और मुस्बत रवैया रखने वाला होगा, जबकि सख्त और बेरहम रवैया रखने वाले वालिदैन, यानी कि जो बच्चे ऐसे वालिदैन से परवरिश पाते हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो उनके बच्चे ज़्यादा गुस्सीले या एहसास कमतरी का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह एक बहुत ही अहम बायोलॉजिकल फैक्टर है, वो है स्कूल। स्कूल एक फ़र्द की शख्सियत की तश्कील में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। बच्चे का एक्चुअल सोशलाइजेशन जो होता है वो स्कूल में ही होता है, क्योंकि ये दूसरों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने और खुद एतमादी को बढ़ाने का मौका फराहम करता है। एक अच्छे तालीमी इदारे में पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा तख्लीकी होगा, ज़्यादा क्रिएटिव होगा, मंतकी और खुद एतमाद भी होगा ज़्यादा,
जबकि एक गैर मुनज़्ज़म या सख्त माहौल वाले स्कूल में तालीम हासिल करने वाला बच्चा खौफज़दा, दबाव में रहने वाला या बागी भी हो सकता है। असातिज़ा और हमजमात साथियों के रवैये भी शख्सियत पर गहरे असरात मरतब करते हैं। मुआशरा इंसान के रहन सहन, ज़बान, रवैये और सोचने के अंदाज़ पर असरअंदाज होता है। एक मुस्बत और तरक्की पसंद मुआशरे में परवान चढ़ने वाला फ़र्द ज़्यादा खुला ज़हन, मददगार और दूसरों के जज्बात की कद्र करने वाला हो सकता है, जबकि एक मनफी या सख्त रवायत वाले मुआशरे में रहने वाला शख्स क़दामत पसंद, खौफज़दा और अदम बर्दाश्त का शिकार हो सकता है। यानी कि मुआशरे का फ़र्द की शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है। जैसे माहौल में, उसकी सोसाइटी में जिस तरह का माहौल होता है वही वो हासिल करता है और उसी का वो प्रोडक्ट होता है। अब इसको मिसाल के ज़रिए समझते हैं। एक ऐसे माहौल में जहाँ तालीम और आज़ादी को अहमियत दी जाती है, वहाँ के अफराद ज़्यादा खुद मुख्तार और पुरएतमाद होते हैं। यानी कि जहाँ पे जिस सोसाइटी में तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तालीम का एक माहौल होता है और इसके अलावा आज़ादी का माहौल होता है, तो वहाँ पे लोग खुद से सोचने और तालीमी तौर पर कामयाब होने के उनके ज़्यादा इम्कानात होते हैं। अगला माहौलियाती जो फैक्टर है वो है कामयाबी या नाकामी। किसी फ़र्द की ज़िंदगी में हासिल होने वाली कामयाबियाँ या नाकामियाँ उसकी शख्सियत पर गहरा असर डालती हैं। अगर किसी को मुसलसल कामयाबियाँ मिलें तो वो ज़्यादा खुद-एतमाद और पुरजोश हो सकता है, जबकि बार बार की नाकामियाँ किसी फ़र्द को मायूसी और अदम खुद-एतमादी का शिकार बना सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तालिब इल्म बार बार इम्तिहान में कामयाब होता है तो वो ज़्यादा पुरुम्मीद होगा, जबकि ऐसा तालिब इल्म जो बार बार नाकाम हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तो वो तालिब इल्म खुद को नाकारा महसूस करेगा। इस तरह जो तालिब इल्म बार बार फेल हो रहा है वो धीरे धीरे एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा और ज़िंदगी में उसके कामयाब होने के इम्कानात दिन ब दिन कम होते जाएंगे। इब्तिदाई तजर्बात। बचपन में हासिल होने वाले तजर्बात शख्सियत की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करते हैं। अगर एक बच्चा बचपन में मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और तवज्जो हासिल करता है तो उसकी शख्सियत मुस्बत होगी, जबकि खौफ, नज़रअंदाज़ी और बदसलूकी का शिकार होने वाला बच्चा मुस्तक़बिल में अदम तहफ़्फ़ुज़, खौफ या जारहियत का शिकार हो सकता है। यानी कि इब्तिदा में जो बच्चे को इब्तिदाई ज़िंदगी में जो तजर्बात मिलते हैं उसका आगे की ज़िंदगी में बहुत गहरा असर होता है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो बचपन में तशद्दुद या सख्त सज़ाओं का सामना करता है वो बड़ा होकर या तो बागी हो सकता है या हद से ज़्यादा फरमाबरदार। दोनों पहलू हो सकते हैं। जो असर इसका है वो बहुत ज़्यादा मुस्बत भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा मनफी भी हो सकता है। अगर सख्ती के माहौल में कोई बच्चा बड़ा होता है तो या तो वो उससे बगावत इख्तियार करेगा बड़ा होकर, या उसकी शख्सियत को इतना दबा दिया जाएगा सख्ती से कि वो उससे उभर ही नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा फरमाबरदारी का मुजाहिरा करेगा। इसके अलावा एक बहुत ही अहम जो माहौलियाती जो फैक्टर है वो है सकाफ़ती असरात। सकाफ़त किसी भी फ़र्द के लिबास, खुराक, रस्म व रिवाज और रवैये पर असर डालती है। मुख्तलिफ़ सकाफ़तों में परवरिश पाने वाले अफराद की सोच और रवैया मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर मशरक़ी मुआशरों में इज्तिमाई अक़दार ज़्यादा अहम समझी जाती हैं, जबकि इसके बरख़िलाफ़ मग़रिबी मुआशरों में इनफ़रादियत को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी तरह कुछ सकाफ़तों में मर्दों और औरतों के किरदार मुख्तलिफ होते हैं जो उनकी शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। मशरक़ी तहज़ीबों में हम देखते हैं कि ख़ानदान का जो तसव्वुर है वो इज्तिमाइयत पर मबनी है, यानी कि यकजा एक जगह हो करके रहना। इसी के बरख़िलाफ़ अगर हम मग़रिबी तहज़ीबों में देखें, मग़रिबी मुआशरों को देखें, तो वहाँ पे इनफ़रादियत का तसव्वुर है। हर एक शख्स के बारे में अलग अलग सोचा जाता है और फ़र्द की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी वहाँ पे ज़्यादा अहम समझी जाती है। आइए अब देखते हैं कि शख्सियत की पैमाइश किस तरह से की जाती है, यानी कि असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। शख्सियत की पैमाइश के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, जिनमें पहला है मुशाहिदा का तरीक़ा यानी ऑब्ज़र्वेशन मेथड। इसके अलावा सूरत हाल की जांच का तरीका, सिचुएशनल टेस्ट यानी कि एक ख़ास सिचुएशन, एक ख़ास हालत दे करके और फिर शख्स की जो पर्सनैलिटी है उसका अंदाज़ा लगाना। इसी तरह एक और है सवालनामे का तरीका जिसको हम क्वेश्चनियर कहते हैं, शरहबंदी का तरीका जिसे रेटिंग स्केल कहते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू
जो कि बहुत ही आम है। इंटरव्यू भी शख्सियत की पैमाइश का एक बहुत ही अहम तरीका है। अब इन सब को हम बारी बारी तफसील से समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो शख्सियत की पैमाइश के तरीके हैं हम इनको अच्छी तरह से तफसील से समझ सकें। सबसे पहला, जैसा कि हमने देखा था कि मुशाहिदा का तरीका है, ऑब्जर्वेशन मेथड। मुशाहिदा बराह रास्त होता है, यानी कि डायरेक्ट होता है, जिसमें किसी फ़र्द के रवैये को कुदरती या तजुर्बाती माहौल में देखा जाता है। हम एक ख़ास माहौल, वो नेचुरल और एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है, उसमें हम किसी फ़र्द के रवैये को देखते हैं, गौर करते हैं, और यही गौर करना और देखना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। मुशाहिदा दो अक़साम का हो सकता है, एक है शमूलियाती, जिसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और दूसरा है गैर शमूलियाती, जिसे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मुहक्किक खुद मुशाहिदा करता है और किसी फ़र्द के रद्द अमल, हरकत व सकनात और रवैये को नोट करता है। मुशाहिदे में क्या करता है, जो ऑब्ज़र्वर होता है वो खुद से मुशाहिदा करता है, खुद ऑब्ज़र्व करता है और किसी फ़र्द का किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह के हरकत व सकनात हैं और कैसे वो बातचीत कर रहा है, कैसे मिल रहा है, वो सारी चीज़ों को वो नोट करता है। इसमें गलती के इम्कानात कम होते हैं क्योंकि मालूमात बराह रास्त हासिल की जाती हैं। इसमें डायरेक्ट हासिल करते हैं मालूमात, तो इसमें गलती के इम्कानात कम होते हैं। अगर ये हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं और से आ रही है, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं और आ रही है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आती है सेकेंडरी, टर्शरी, इसमें गलती के और मिक्सिंग के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। लेकिन चूँकि ऑब्जर्वेशन अगर डायरेक्ट हो तो इस तरह के जो ख़तरात हैं वो नहीं होते, इस तरह की जो खामियां हैं वो दूर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कोई बच्चा कितना दोस्ताना है, कितना फ्रेंडली है, तो हम देखेंगे कि वह दूसरे बच्चों के साथ कैसे बात करता है, कैसे घुलता मिलता है, कैसे खेलता है या दूसरों से कैसे झगड़ता है वो। इस तरीके का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये हकीकत के करीब होता है, मगर इसमें माहिर की ज़ाती राय का उन्सुर भी शामिल हो सकता है। यानी कि जो पर्सन ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो मुशाहिद है, उसका भी इसमें ज़ाती राय उसकी शामिल हो सकती है, किसी न किसी तरह से बायस होने का इम्कानात हैं इसमें। इसलिए बाज़ अवकात दूसरे तरीक़ों के साथ इसका मुआजना ज़रूरी होता है। यानी कि पूरी तरह से इस पर डिपेंड न होकर अगर हम दूसरे तरीक़े भी इस्तेमाल करें और साथ में ये भी करें तो इसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा तरीका है सिचुएशनल टेस्ट, सूरत हाल की जाँच का तरीका। इसमें फ़र्द को मखसूस हालात में डालकर उसका रद्द अमल जांचा जाता है। यानी कि एक ख़ास सिचुएशन दे करके फ़र्द को हम उस पर्सन का बिहेवियर देखते हैं, उस शख्स का बर्ताव देखते हैं, या फिर हम उसका रिएक्शन देखते हैं कि उस हालात के तईं, हालात के अगेंस्ट उसका कैसा रिएक्शन है। मुख्तलिफ़ अमली या नफ्सियाती आजमाइशें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि हकीकी ज़िंदगी के रवैयों को जांचा जा सके। ये तरीका ज़्यादा हकीकत पसंदाना होता है क्योंकि फ़र्द का रद्द अमल कुदरती तौर पर सामने आता है। सिचुएशनल टेस्ट में जब सिचुएशन दी जाती है तो उसमें जो फ़र्द का जो रिएक्शन होता है वो पूरी तरह से फितरी होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा आता है वो प्योर होता है और ज़्यादा हकीकत पर मबनी होता है। ये ज़्यादातर तनाव, फ़ैसला साजी या क़यादत की सलाहियतों को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो सिचुएशनल टेस्ट है ये तनाव और लोगों की डिसीजन मेकिंग स्किल और किस तरह से वो लीड करेंगे, लीडरशिप स्किल, इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी फ़र्द की कायदाना सलाहियतों यानी कि लीड करने की, लीडरशिप की जो सलाहियत है उसके अंदर अगर हम उसका तजज़िया करना चाहते हैं तो हम उसे एक पूरी टीम की ज़िम्मेदारी दे देंगे, पूरी टीम का लीडर उसको बना देंगे और देखेंगे कि वो किस तरह अहकामात देता है, किस तरह टीम के साथ काम करता है, यानी कि टीम को लीड करते हुए वो अपनी टीम से कैसे काम लेता है, कैसे मसाइल हल करता है और दबाव की सूरत में वो कैसे काम करता है। इस तरह अगर हम ये जांचना चाहें कि कोई शख्स गुस्से में कैसा बर्ताव करता है तो हम उसे जानबूझकर किसी मुश्किल या चैलेंजिंग सूरत हाल में डाल देंगे। इस तरीके का फ़ायदा ये है कि ये हकीकी ज़िंदगी के करीब होता है और फ़र्द के फितरी रद्द अमल को जांचने में मदद देता है। मगर ये भी यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि तजुर्बा गैर जानिबदाराना और दुरुस्त होना चाहिए। अगला तरीका है सवालनामे का तरीका, जिसे हम क्वेश्चनियर कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ सवालात पर मुश्तमिल एक फॉर्म दिया जाता है जिसे फ़र्द तहरीरी तौर पर मुकम्मल करता है। सवालनामा सवालात की एक लिस्ट होती है और एक फॉर्म होता है
जिसे फ़र्द तहरीरी तौर पर अपने हाथों से मुकम्मल करता है। अब ये जो सवालात हैं ये क्लोज्ड एंडेड हो सकते हैं या ओपन एंडेड हो सकते हैं, यानी कि बंद भी हो सकते हैं और खुले भी हो सकते हैं। सवालात जो क्लोज्ड एंडेड होते हैं उसमें हमें अपने तौर पर अपने ख़यालात देने की, जो हमारे जहन में जो बात है वो कहने की आज़ादी नहीं होती, जबकि जो ओपन एंडेड हैं उसमें लिखने के लिए, अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए या जो हम फील कर रहे हैं उसको बताने के लिए जगह दी गई होती है और उसमें हम अपने हिसाब से जो बातें लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। एक बड़ा नमूना हासिल करने के लिए ये तरीक़ा मौसर और कम वक्त लेने वाला होता है। अगर बहुत ज़्यादा नमूना हासिल करना है तो ये तरीक़ा बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इस मानों में इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं उस सवालनामे की कॉपियाँ लेकर के और हम तकसीम कर सकते हैं और एक ही साथ वो फॉर्म फिल करने के लिए अगर हम लोगों को दे दें तो उतने सारे लोगों से एक ही वक्त में डेटा लिया जा सकता है। खुद रिपोर्टिंग पर मबनी होने की वजह से इसमें गलत बयानी के इम्कानात कम होते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्म फिल करने वाला होता है, जो फॉर्म को पुर करता है, वो खुद रिपोर्ट करता है, तो इसमें गलती के इम्कानात कम होते हैं। किसी की सुनी हुई बातें नहीं होती इसमें, डायरेक्ट वो फिल करता है, जिससे हमें डेटा लेना है वही फिल करता है, तो हमारे पास पूरी तरह जेन्युइन डेटा सामने आता है। इसकी एक मशहूर मिसाल बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट है, जिसे ओशन भी कहते हैं, जिसमें 5 बड़ी शख्सियत की खुसूसियात जैसे कुशादगी, ज़िम्मेदारी, मिलनसारी, नरमी और इज़्तिराब वगैरह को जांचने के लिए सवालात दिए जाते हैं। इस तरीके की ख़ास बात यह है कि यह बहुत कम वक्त में बड़ी तादाद में लोगों के बारे में मालूमात फराहम करता है। दूसरा तरीका है शरह बंदी का तरीका। इस तरीके में किसी मखसूस सिफत, रवैये या कारकर्दगी को एक दर्जाबंदी स्केल पर नापा जाता है। आम तौर पर इसे 1 से 5 या 1 से 10 के पैमाने पर राय ली जाती है। यानी कि ये जो तरीका है इसमें किसी ख़ास सिफत या बिहेवियर को या फिर उसके परफॉर्मेंस को नापने के लिए एक स्केल बनाया जाता है और उस स्केल पर राय ली जाती है। अब ये जो स्केल होता है ये 1 से 10 तक भी हो सकता है, 1 से 5 तक भी हो सकता है और 1 से 7 तक भी हो सकता है, और कहीं कहीं ये 1 से 3 भी होता है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट स्केल, 3 है तो 3 पॉइंट स्केल, अगर हमने उसमें 7 रखे हैं तो 7 पॉइंट स्केल, अगर हमने 10 रखे हैं इसी तरह तो हम उसको 10 पॉइंट स्केल कहते हैं। जितने ज़्यादा स्केल हैं, जितने ज़्यादा पैमाने रखे गए हैं, जितने ज़्यादा पॉइंट्स रखे गए हैं, उतने ज़्यादा पर्सन को, रेस्पोंडेंट को, फॉर्म फिल करने वाले को उतने ज़्यादा आज़ादी होती है अपने ख़यालात, अपनी फीलिंग को बताने की। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा गुंजाइश होगी फ़र्द को अपने ख़यालात बताने की। मुहक्किक, मुशाहिदा करने वाले या ख़ुद फ़र्द की तरफ से दर्जाबंदी की जा सकती है। जो रिसर्च कर रहा है या जो डेटा ले रहा है या जो ऑब्ज़र्व कर रहा है वो खुद दर्जाबंदी कर सकता है कि उसे जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से वो दर्जाबंदी कर सकता है। इसमें तासुब या ज़ाती राय की शमूलियत का ख़दशा होता है, इसमें बायस्ड होने का थोड़ा ख़तरा होता है। इसके साथ ही इसमें ज़ाती राय भी शामिल हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी शख्स की खुद एतमादी जांचना चाहें, इस एक को हम लोग मानते हैं कि ये बहुत कम खुद एतमादी है, जबकि अगर 10 है उसमें तो 10 का मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा खुद एतमादी। इस तरह से हम 1 से लेकर के 10 तक दर्जाबंदी दे सकते हैं। ये तरीक़ा तहक़ीक़ और अमली ज़िंदगी में बहुत मुफीद है। जैसे कि उस्ताद अपने तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। शख्सियत की पैमाइश के लिए इंटरव्यू भी एक बहुत अहम ज़रिया है। इसमें फ़र्द से ज़बानी सवालात किए जाते हैं ताकि उसकी शख्सियत, ख़यालात और तजुर्बात को समझा जा सके। इंटरव्यू आम तौर पर 3 टाइप के होते हैं, जिनमें स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हैं, जिसे हम नीम साख्तशुदा, गैर साख्तशुदा और साख्तशुदा कहते हैं। चेहरे के तासुरात, आवाज़ के उतार चढ़ाव और दीगर गैर ज़बानी इशारात को भी समझने में मदद मिलती है। ये तरीका ज़्यादा गहराई में जाकर मालूमात फराहम करता है, लेकिन वक्त तलब होता है। इंटरव्यू की बुनियाद पर हम डेटा तो हासिल कर सकते हैं, बहुत गहराई में जा कर के सवालात को पूछ करके और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात इसमें शामिल कर सकते हैं और बराह रास्त हम उसके जवाबात भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त तलब होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है,
क्योंकि हम एक वक्त में एक ही शख्स का इंटरव्यू ले सकते हैं, जबकि सवालनामे से अगर हम डेटा हासिल करते हैं, सवालनामे से किसी चीज़ की हम जांच करते हैं, तो एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों तक सवालनामा पहुंचाया जा सकता है और उसी वक्त में, उसी टाइम फ्रेम में हम बहुत ज़्यादा लोगों को शामिल कर सकते हैं। जबकि इंटरव्यू एक का ही ले सकते हैं, हम एक वक्त में हम एक ही फ़र्द की शख्सियत को जांच सकते हैं। इसके अलावा फ़र्द की शख्सियत को जांचने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ज़रिया है, वो है शख्सियती इन्वेंट्री, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज़, जिसमें मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, कैटल्स 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI जिसको कहते हैं, इसी तरह बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे ओशन मॉडल भी कहते हैं। सबसे पहले हम MMPI मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री को देखेंगे। 1943 में स्टार्क हैथवे और JC मैकिनली ने तैयार किया था। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में शख्सियत और नफ्सियाती अमराज की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें टोटल 500 से ज़्यादा सवालात होते हैं जो फ़र्द के मुख्तलिफ़ नफ्सियाती पहलुओं को जांचते हैं। ज़्यादातर डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, इज़्तिराबी अवारिज़ और दीगर नफ्सियाती मसाइल की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जदीद तरीन वर्जन MMPI-2 RF कहलाता है। इसी तरह कैटल्स 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर, रेमंड कैटल ने 16 बुनियादी शख्सियती अवामिल की शनाख्त के लिए तैयार किया था इसको, और फैक्टर एनालिसिस के ज़रिए 16 बुनियादी शख्सियत की खसूसियात का तयन किया, जैसे कि गर्मी, इस्तदलाल, गलबा, हसासियत, तनाव की सतह वगैरह। यह मुशावरत क्लिनिकल साइकोलॉजी और कारोबारी दुनिया में शख्सियत के तज्ज़िये के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें 185 सवालात होते हैं जो फ़र्द के तर्ज़ अमल और शख्सियत के बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं। इसी तरह है MBTI मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। कैथरीन ब्रिग्स और इसाबेल मायर्स ने कार्ल जंग के नज़रियात की बुनियाद पर तैयार किया था इसको। ये शख्सियत को 16 मुख्तलिफ़ अक़साम यानी कि पर्सनैलिटी टाइप्स में तकसीम करता है और 4 बुनियादी तरजीहात पर मुश्तमिल होता है, जिसे एक्स्ट्रावर्जन बैरून बीन और इंट्रोवर्जन दरून बीन कहते हैं। इसी तरह सेंसिंग और इंट्यूशन यानी कि हिस्सियात और विजदान। इसी तरह थिंकिंग, फीलिंग यानी कि सोच और एहसास। इसके अलावा जजिंग, परसीविंग यानी कि फ़ैसला साजी और इदराक। इन चारों तरजीहात पर ये MBTI मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर मबनी होता है। इस टूल में ये चारों तरजीहात शामिल होती हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट की, जिसे ओशन मॉडल भी कहा जाता है। बिग 5 मॉडल को FFM या ओशन मॉडल भी कहते हैं। ये शख्सियत की जांच का मुस्तनद तरीक़ा है। इसकी बुनियाद शख्सियत के इब्तिदाई तहक़ीक़ से जुड़ी हुई है, जबकि 1980 की दहाई में पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्री ने इसे मज़ीद बेहतर बनाया था। इस मॉडल के मुताबिक शख्सियत 5 बड़ी जहतों पर मुश्तमिल होती है, जिसके लिए ओशन का मुखफ़िफ़ इस्तेमाल होता है। इस ओशन मॉडल में शामिल एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन की जहत कार्ल जंग के नज़रियात से माखूज़ है और तकरीबन तमाम शख्सियत के नज़रियात में पाई जाती है। बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट का जो टूल है, इसमें ओपननेस, कंसेंससनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, ये 5 चीज़ें शामिल होती हैं, जिसे पहला लेटर जिसका होता है OCEAN, और इसी लेटर की बुनियाद पर इसको ओशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्टिव मेथड भी हैं, जिनमें रॉशैक इंक ब्लॉट टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट शामिल हैं। आइए अब प्रोजेक्टिव मेथड्स को भी तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है द रॉशैक इंक ब्लॉट टेस्ट। ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जो हरमन रॉशैक ने तैयार किया। इसमें मुख्तलिफ स्याही के धब्बे, जिन्हें इंक ब्लॉट्स कहते हैं, उसको दिखाकर फ़र्द के जवाबात का तज्जिया किया जाता है। इसमें एक पेपर दिया जाता है और इंक के धब्बे डाल दिए जाते हैं, और अक्सर ऐसे पेपर को मोड़ा जाता है। मोड़ने के बाद फिर पेपर खुलने पे
जो एक तस्वीर बनती है, एक फिगर बनता है, या जो धब्बे होते हैं, उस स्याही के धब्बों में फ़र्द को क्या नज़र आता है उससे दिखा करके पूछा जाता है। और फिर जो जवाबात होते हैं उनसे जवाबात का तज्जिया करके उस शख्सियत की पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत को जानने की कोशिश की जाती है। ये शख्सियत के लाशऊरी यानी कि अनकॉन्शियस ख़यालात, जज्बात और ज़हनी रुझानात को समझने में मदद देता है। ज़्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजी में नफ्सियाती अवारिज़ की तशख़ीस के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। दूसरा है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसे टैट कहते हैं। हेनरी मरे और क्रिस्टीना मॉर्गन ने इसको तैयार किया था। इसमें भी फ़र्द को मुख्तलिफ़ तस्वीरी खाके दिखाकर कहा जाता है कि वो कहानी तख्लीक करे। कहानी की मदद से फ़र्द के एहसासात, तवक्कुआत और दाखिली तनाज़ात का तज्ज़िया किया जाता है। ज़्यादातर तहक़ीक़ात, मुशावरत और शख्सियत के तज्ज़िये में इसका इस्तेमाल होता है। इस टेस्ट में कोई तस्वीर ऐसी दिखाई जाती है जिसमें कोई ख़ास सिचुएशन हो या जिसमें कोई इमोशंस दिख रहे हों, और वो तस्वीर दिखा करके उसे फ़र्द से कहा जाता है, यानी जिसकी जांच की जा रही है, उसे कहा जाता है कि कोई एक छोटी सी स्टोरी लिखिए। और जब वो उस तस्वीर को देखते हुए वो कहानी लिखता है तो उस कहानी की बुनियाद पर उस फ़र्द के ज़हन में क्या चल रहा है, उस फ़र्द के ज़हन में कौन सी बात पोशीदा है, उसको जानने की कोशिश की जाती है। अगला है चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट, कैट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का बच्चों के लिए तरमीम शुदा वर्जन है। ये 3 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें भी बच्चों को ऐसे तस्वीरी खाके दिखाई जाते हैं जो उनकी उम्र के मुताबिक होते हैं। यह उनके जज्बाती मसाइल, खौफ और समाजी ताल्लुकात का तज्ज़िया करने में मदद देता है। बच्चों को कुछ ऐसे तस्वीरें दिखाई जाती हैं जो उनके जहन के ऐन मुताबिक होती हैं, यानी कि उनका जो ज़हनी सतह होती है, जो समझने की उनकी जो सतह होती है, उसके मुताबिक वो तस्वीर होती है। बच्चे तस्वीर को देख करके जवाबात देते हैं कि इस तस्वीर में उनको क्या नज़र आ रहा है, या तस्वीर में आगे क्या होने वाला है, या तस्वीर से उन्होंने क्या समझा। इस तरह की बातें पूछते हुए बच्चे के जहन में जो चीज़ें लाशऊर में पोशीदा हैं उसको जानने की कोशिश की जाती है, उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वैट। इसमें मुख्तलिफ़ अल्फाज सुनाए जाते हैं और फ़र्द से कहा जाता है कि वो पहला ख़याल या लफ्ज़ बताए जो उसके जहन में आता है। यह लाशऊरी ख़यालात और ज़हनी रुझानात को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। कार्ल यंग ने इसे लाशऊरी ख़यालात और शख्सियत के पहलुओं को समझने के लिए मुतारफ़ कराया था। इसका इस्तेमाल नफ्सियाती तशख़ीस, मुशावरत और तहक़ीक़ में किया जाता है। यानी कि इसमें बहुत सारे अल्फाज सामने रखे जाते हैं, बताए जाते हैं, और फिर फ़र्द से कहा जाता है कि ये सब जो वर्ड, जो अल्फाज आपको सुनाए गए हैं, इसमें पहला लफ्ज़ जो याद आ रहा है, आपके जहन में आ रहा है, उसको बताइए। तो जो अल्फाज, जो वर्ड सुनने वाला बताता है उसको नोट किया जाता है, और इस तरह से एक लंबी फहरिस्त तैयार की जाती है जिसकी बुनियाद पर उसकी शख्सियत का जायज़ा लिया जाता है। अगला है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। फ़र्द को नामुकम्मल जुमले दिए जाते हैं जिन्हें वो अपने ख़यालात के मुताबिक मुकम्मल करता है। मिसाल के तौर पर ऐसे सवालात जो अधूरे हों, यानी कि अधूरे सेंटेंस हों, और उसको फ़र्द को दिया जाए कि उसको मुकम्मल कीजिए। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब। इस तरह से अधूरा छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद का जो हिस्सा है, बाद का जो जुमला है, वो रिस्पोंडेंट फिल करता है। जो जवाब देने वाला है वो उसमें फिल करता है कि कब आपको सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ये फ़र्द की सोच, एहसासात और अंदरूनी तसादुम को जांचने में मदद देता है। इस तरह से जब हम सेंटेंस कंप्लीट कराते हैं तो हम जो जानना चाहते हैं वो सेंटेंस अधूरे हिस्से में आधे हिस्से में हम लिख लेते हैं, और अधूरा हिस्सा उनके लिए छोड़ देते हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। आम तौर पर मुशावरत, शख्सियत के तज्ज़िये और क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह आज के इस वीडियो सबक में हमने सीखा कि शख्सियत का लफ्ज़ लातिनी लफ्ज़ परसोना से निकला है, जिसका मतलब होता है मास्क, मुखौटा या किसी अदाकार का किरदार। इसी तरह हमने शख्सियत की तारीफ़ को भी जाना कि शख्सियत खुदादाद और तहसीली जिबिल्लतों का मजमूआ होता है। यानी शख्सियत में कुछ औसाफ पैदाइशी होते हैं जबकि कुछ औसाफ उसे माहौल के ज़रिए मिलते हैं। हमने ये भी सीखा कि शख्सियत सिर्फ़ हमारे बैरूनी रवैये का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे ख़यालात, जज्बात, आदात और रद्द-ए-अमल का एक मजमूआ है जो हमें दूसरों से मुनफरिद बनाता है। और हमने ये भी सीखा कि शख्सियत की नशो व नुमा ताउम्र जारी रहती है।
اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ شخصیت پر ماحول اور توارث دونوں کا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ شخصیت کی جانچ کے مختلف طریقے موجود ہیں، جیسے مشاہدہ، سوال نامہ، پروجیکٹیو ٹیسٹ وغیرہ۔ شکریہ۔